विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी, यानी कि विद्युत द्विपरत सिद्धांत। तो सिद्धांत को समझने से पहले हम थोड़ी सी कुछ बेसिक बातों को समझते हैं, और वो बेसिक बात ये है कि जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जिन्हें हम खुद बनाते हैं, जिन्हें हम खुद तैयार करते हैं, उन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब सीधी सी बात है कि यदि कोलाइड पार्टिकल पर एक जैसे चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और इसी प्रतिकर्षण, इसी रिपल्सन के कारण जो कोलाइड पार्टिकल हैं वो लगातार एक दूसरे से दूर जाते हैं और लगातार सॉल्यूशन के अंदर मूव करते रहते हैं, और यही मूवमेंट उनकी स्टेबिलिटी का कारण है। अगर सोचो कि यदि कोलाइड पार्टिकल पर एक जैसे चार्ज होते तो क्या होता। ऐसी स्थिति में कोलाइड पार्टिकल एक दूसरे से टकरा जाते, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते, अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से टकराते, और टकरा कर आपस में ज्वाइन होकर वो नीचे बॉटम में तली में बैठ जाते, और हम कहते कि कोलाइड पार्टिकल का जो अस्तित्व है, जो एक्सिस्टेंस है, वो खत्म हो गया है। तो कोलाइड पार्टिकल पर जो सेम चार्ज होते हैं, उन सेम चार्ज के कारण उनके बीच में आपस में रिपल्सन होता है, और इसी रिपल्सन के कारण जो कोलाइड पार्टिकल हैं वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, और इसी मूवमेंट के कारण वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। एक और कारण कहा जा सकता है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन हमने पढ़ा है कि जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार जिगजैग मोशन करते रहते हैं, और इस मोशन को ही हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इस मोशन को डिस्क्राइब किया, इसलिए इसका नाम ब्राउनियन मोशन है। और ब्राउनियन मोशन में भी हमने पढ़ा है कि जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल होते हैं, जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं, वो डिस्पर्जन मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम के कणों से लगातार टकराते रहते हैं, जिसके कारण जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं, जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, और इसके कारण भी कोलाइड जो पार्टिकल्स है वो स्टेबल बने रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोलाइड पार्टिकल पर सेम चार्ज तो हैं, लेकिन वो सेम चार्ज कोलाइड पार्टिकल पर आए कैसे, यानी कोलाइड पार्टिकल ने चार्ज को कैसे अटेंड किया। तो इसी बात को समझने के लिए आज का हम ये लेक्चर देख रहे हैं, जिसका उस थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे जिसका नाम है विद्युत द्विपरत सिद्धांत, इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी, जिससे हमें समझ आएगा कि कोलाइड पार्टिकल पर चार्ज कैसे आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि हमने आर्सेनिक ऑक्साइड लिया हुआ है, और आर्सेनिक ऑक्साइड का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, उसे को बॉयल किया और उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फ्लो करा दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करा दिया। तो हुआ क्या, रिएक्शन में दिख रहा है, मैंने रेड पेन से इंडिकेट किया है कि H2S में से H2 और आर्सेनिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और अलग हो जाएंगे। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया और हमें एक और प्रोडक्ट मिला है आर्सेनिक सल्फाइड। इस तरह हमें आर्सेनिक सल्फाइड का शॉल मिलेगा, आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल्स, कोलाइड पार्टिकल मिलेंगे। लेकिन आर्सेनिक सल्फाइड पर चार्ज कौन सा है ये हमें देखना है। तो आर्सेनिक सल्फाइड एक बार जब बन गया, तो आर्सेनिक सल्फाइड अब बनने के बाद ये देखेगा कि आर्सेनिक सल्फाइड के पास दो तरह के चार्ज हैं। एक तो आर्सेनिक जिसके ऊपर 3+ हैं, 3+ हैं, और सल्फर जिसके ऊपर 2+ हैं, इसे हम सल्फाइड कहते हैं। अब जो सल्फाइड है, आर्सेनिक के पास आर्सेनिक 3+ भी है और S डबल- भी है। तो ये आर्सेनिक और S डबल- कोई एक ऐसा चार्ज देखेंगे जो एक्सेस में भी हो, प्रोडक्ट बनने के बाद एक्सेस में भी हो और कॉमन भी हो। तो यहाँ पर देखो आप, हाइड्रोजन सल्फाइड में भी दो तरह के चार्ज वाले चीज़ें हैं, एक H+ है और एक S- है। तो आर्सेनिक सल्फाइड में भी S- है और H2S के पास भी S- था। चूँकि ये एक्सेस में लिया गया था, इसलिए आर्सेनिक सल्फाइड सल्फाइड आयनों को ही अपनी सरफेस पर क्या कर लेगी, एडजॉर्ब कर लेगी। बात समझ में नहीं आई, एक बार और बताता हूँ।
देखिए, ये हमने लिया आर्सेनिक ऑक्साइड, इसमें इसका बॉयल वाटर लिया, बॉयल एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसको बॉयल किया और उसमें हमने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फ्लो करा दी। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और आर्सेनिक ऑक्साइड के बीच रिएक्शन हुई और वाटर मॉलिक्यूल बन गया और एक चीज़ और बनी, आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल। अब आर्सेनिक सल्फाइड के पास दो तरह के चार्ज हैं, एक तो आर्सेनिक ट्रिपल प्लस है और सल्फर के ऊपर 2 माइनस है। अब आर्सेनिक सल्फाइड किसी एक चार्ज को अपनी सरफेस पर क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा, अधिशोषित करेगा, और जिस चार्ज को अधिशोषित करेगा वही डिफाइन करेगा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर इस पर पॉजिटिव आया तो ये पॉजिटिव शॉल बनेगा, अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव शॉल बनेगा। तो अब ये किसको एडजॉर्ब करेगा, तो ये दो बातों का ध्यान रखेगा। एक तो ये कि जो ये एडजॉर्ब करेगा या तो वो आर्सेनिक हो या वो सल्फाइड हो और एक्सेस में भी हो। तो यहाँ पर ये जो सल्फाइड है, यहाँ देखिए आप, हाइड्रोजन सल्फाइड के पास सल्फाइड आयन AH2S3 बनने के बाद भी क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, तो एक्सेस में भी हैं और AH2S3 में सल्फाइड कॉमन भी है। तो इस कारण से आर्सेनिक सल्फाइड जो है सल्फाइड पार्टिकल्स को अपनी चारों तरफ क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा और एक लेयर बना लेगा। क्योंकि लेयर में जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जो शॉल बनेगा वो नेगेटिव शॉल बनेगा। अब होता क्या है कि जैसे ही सल्फाइड के ऊपर चारों तरफ क्या बन जाती है, सल्फाइड पार्टिकल्स की लेयर बन जाती है, तो हाइड्रोजन की एक प्लस वाली लेयर भी इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, बन जाती है। क्योंकि जो कोलाइड सॉल्यूशन होती है वो उदासीन होते हैं, न्यूट्रलाइज्ड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जबकि जो फर्स्ट लेयर होती है वो नेगेटिव होती है, तो जो सेकंड लेयर होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर फर्स्ट लेयर पॉजिटिव है तो सेकंड लेयर नेगेटिव होती है, यानी दो तरह की लेयर बन रही है, एक प्राइमरी लेयर, एक सेकेंडरी लेयर। प्राइमरी पॉजिटिव है तो सेकेंडरी नेगेटिव होगी, यानी अपोजिट होंगे दोनों लेयर के बीच जो चार्ज होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। अभी और इसको एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक और रिएक्शन हमने लिखी है, हमने यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट लिया है, उसकी रिएक्शन KI से करा रहे हैं। KI यहाँ पर एक्सेस में है, यानी अधिक मात्रा में है। तो Ag के ऊपर प्लस है, NO3 के ऊपर माइनस है, ये भी दिख रहा है, K पर प्लस है, I पर माइनस है। दोनों ही आयनिक अभिकर्मक है, आयोनिक रिएजेंट है। पुराने आयनिक बॉन्ड टूट जाएंगे, नए बन जाएंगे। Ag प्लस I माइनस के साथ क्या बना लेगा, AgI, और K प्लस NO3 के साथ क्या बना लेगा, KNO3। इस तरह देखिए AgI बन गया। KNO3 को आप चाहें तो साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और बची हुई है एक्सेस में, वो क्या बचा हुआ है, I माइनस। तो Ag जो था उसने I के साथ AgI बना लिया, साथ ही साथ K प्लस भी हैं सॉल्यूशन में, NO3 माइनस भी हैं, और चूंकि हमने एक्सेस में लिया है KI इसलिए I माइनस भी हैं। तो जो AgI बन गया है अब वो किसी ना किसी चार्ज स्पीसीज को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब करेगा, अधिशोषित करेगा। तो किसको करेगा, वो किसी ऐसे चार्ज वाले आयन को, किसी एक ऐसी स्पीसीज को अपनी सरफेस पर अधिशोषित करेगा जो एक तो एक्सेस में हो और एक कॉमन हो। तो देखो I माइनस एक्सेस में भी है और AgI के पास कॉमन भी है। तो ये I माइनस को अपने चारों तरफ एक लेयर बना कर क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। क्योंकि AgI के ऊपर I माइनस ने फर्स्ट लेयर बनाई इसलिए ये नेगेटिव शॉल है। अब होगा क्या कि जैसे ही जो फर्स्ट लेयर होती है हम स्टेन लेयर बोलते हैं, ये हमेशा स्थिर रहती है, ये हमेशा AgI पार्टिकल पर स्थिर रूप से रहेगी, इसलिए इसे स्टेन लेयर कहा जाता है। अब होगा क्या कि एक चीज़ और एक्सेस में है, क्या है, K प्लस। तो जो सेकेंड लेयर है वो किसकी बन जाएगी, K प्लस की, यानी एक लेयर का फॉर्मेशन AgI के ऊपर और हो जाएगा। फर्स्ट लेयर नेगेटिव होगी तो सेकंड लेयर पॉजिटिव होगी, सेकंड लेयर नेगेटिव होगी तो फर्स्ट लेयर पॉजिटिव होगी, यानी फर्स्ट और सेकंड लेयर जो होती हैं वो हमेशा अपोजिट चार्ज्ड होती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि फर्स्ट लेयर पर नेगेटिव और सेकंड पर पॉजिटिव है, तो उनके बीच में एक रिपल्सन, एक तरह का पोटेंशियल, रिपल्सन नहीं सॉरी, एक तरह का पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, एक तरह का विभव उत्पन्न हो जाएगा, और इस विभव को ही हम जीटा विभव या जीटा पोटेंशियल कहेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। अभी नहीं आई तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए आप, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछली बार भी हमने यही लिया था, KI भी लिया था और AgNO3 भी लिया था। अंतर क्या था, पिछली बार AgNO3 कम मात्रा में था,
Ki अधिक मात्रा में था, इस बार जस्ट अपोजिट है, Ki की मात्रा कम है और AgNO3 की मात्रा कैसी है, ज़्यादा है। जैसे Ki AgNO3 से क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, हमें पता है कि अपोजिट पुराने आयनिक बॉन्ड टूट जाएंगे, नए बन जाएंगे, फिर से AgI बन जाएगा, पिछली बार भी बना था। साथ में और कौन कौन से जो आयन हैं वो बचेंगे, कौन कौन सी चार्ज स्पीसीज बचेंगी, तो देखो आप AgI बनने के बाद और क्या क्या बचेगा, K+ भी बचेगा, NO3- भी बचेगा, और AgNO3 चूँकि एक्सेस में था इसलिए Ag+ भी बचेंगे, Ag+ भी एक्सेस में क्या होंगे, बचेंगे। अब होगा क्या कि जैसे AgI बना तो AgI अपनी सरफेस पर किसको एडजॉर्ब करेगा, जो कॉमन भी हो और अधिक मात्रा में भी हो। तो AgI यहाँ भी Ag है, यहाँ भी Ag है, तो कॉमन भी है और एक्सेस में भी है, तो ये फर्स्ट लेयर में Ag को अपनी सरफेस पर क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। इसे हम वरीयता अधिशोषण कहते हैं, रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन के कारण फर्स्ट लेयर क्रिएट हो जाएगी और AgI के ऊपर Ag+ क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेयर बना लेगा। इससे हम स्थिर परत या स्टेन लेयर कहेंगे, स्टेशनरी लेयर भी कह सकते हैं। अब होगा क्या कि NO3 भी एक्सेस में है, तो वो NO3 सेकेंड लेयर बनाकर फर्स्ट लेयर के ऊपर एक और लेयर बना लेंगे, जिसे हम गतिशील लेयर या डिफ्यूज्ड लेयर या मूवेबल लेयर भी कहते हैं। तो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच अपोजिट चार्ज है, जिससे जीटा पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा और इसी पोटेंशियल के कारण जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो लगातार, कोलाइड जो पार्टिकल हैं वो क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे इसी पोटेंशियल के कारण। इसलिए भी कोलाइड पार्टिकल्स का कोलाइड सॉल्यूशन में मूवमेंट होता रहता है। चलिए और बातें समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है पिछली स्लाइड से कि AgI पर प्लस भी हो सकता है और AgI पर माइनस भी हो सकता है। ये डिस्पर्जन मीडियम या जो रिएजेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि कब उस पर प्लस होगा और कब उस पर माइनस होगा। तो ये इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर स्लाइड से में भी यही बताया गया है कि फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर दो तरह की लेयर होती हैं। एक लेयर को स्टर्न लेयर कहते हैं, एक को स्लीपिंग लेयर कहते हैं। स्टर्न लेयर और स्लीपिंग लेयर के बीच हमेशा अपोजिट चार्ज होते हैं और इसी अपोजिट चार्ज के कारण के बीच में एक पोटेंशियल पाया जाता है और दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड बाई जीटा पोटेंशियल। तो यहाँ आकर हमने इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी को पूर्णतः समझ लिया है। अब इस चैप्टर में कुछ और चीज़ें बची हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पेप्टाइजेशन। तो आप सबको पता है कि जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं खासकर लायोफोबिक, अनस्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इनमें जब हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो इनका कोआगुलेशन हो जाता है, फ्लोकुलेशन हो जाता है। अब यदि आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर PPT बना लिया, कोएगुलेट कर लिया, फ्लोकुलेट कर लिया, तो जो अब PPT है उसमें यदि आप फिर से इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं तो ये प्रोसेस पेप्टाइजेशन कहलाती है। बात समझ में आ रहा है? यदि आपने किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाकर उसका अवक्षेप बना लिया तो अवक्षेपण कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण की घटना क्या कहलाती है? स्कंदन। और इस स्कंदित पदार्थ में आपने फिर से विद्युत अपघट्ट मिला लिया और फिर से कोलाइडी विलयन बना लिया तो ये घटना कहलाएगी पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। यानी कि कोएगुलेट सब्सटेंस में फिर से इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर फिर से कोलाइड सॉल्यूशन बनाने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है पेप्टाइजेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि यदि हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया है और फेरिक हाइड्रोक्साइड में हमने फेरिक क्लोराइड मिला दिया तो उसका कोएगुलेशन हो जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाता है और इस जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है इसमें हम फिर से FeCl3 मिलाकर फिर से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रोसेस पेप्टाइजेशन कहलाती है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना कि जो कोएगुलेशन है उसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस क्या कहलाती है? पेप्टाइजेशन कहलाती है। ठीक है। कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण की घटना क्या कहलाती है? स्कंदन। और स्कंदित पदार्थ से फिर से कोलाइडी विलयन बनाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? पेप्टीकरण। एक और मैं छोटी सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है इसे यहाँ से समझते हैं कि सपोज़ आपने एक यू आकार की ट्यूब ली है और यू आकार की ट्यूब में आपने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है। तो आपको पता है कि यदि आप एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं
सपोज़ कि प्लस कोलाइड पार्टिकल्स हैं, तो प्लस कोलाइड पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। और यदि नेगेटिव होते, यदि कोलाइड पार्टिकल कैसे होते, नेगेटिव होते, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं और मूव करने के बाद अपना आवेश खोकर, अपना चार्ज खोकर कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। लेकिन सपोज़ कि यदि आपने किसी तरीके से कोलाइड पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या कर दिया, रोक दिया, यहाँ देखो बालू या रेत रखकर या किसी भी तरीके से कोलाइड पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या कर दिया, रोक दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो डिस्पर्जन मीडियम है वो अकेला ही मूवमेंट करने लगता है। तो डिस्पर्जन मीडियम के इस मूवमेंट को हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि यदि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो वो कहाँ जाता, पॉजिटिव कोलाइड पार्टिकल होता तो वो नेगेटिव की तरफ जाता, अगर नेगेटिव पार्टिकल होता तो वो पॉजिटिव की तरफ जाता। लेकिन डिस्पर्जन मीडियम का जो मूवमेंट होता है वो कोलाइड पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब कोलाइड पार्टिकल अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जा रहा होता है तो डिस्पर्जन मीडियम नेगेटिव पर जाता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है। यानी कोलाइड पार्टिकल का जो मूवमेंट था इलेक्ट्रोडों की ओर, डिस्पर्जन मीडियम का मूवमेंट वो कोलाइड पार्टिकल के जस्ट कैसा होता है, उल्टा होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, कि यदि हम यू आकार की ट्यूब में कोलाइड पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक दें तो केवल डिस्पर्जन मीडियम ही इलेक्ट्रोडों की ओर मूव करने लगते हैं। और ये जो घटना है, ये जो प्रोसेस है, ये कहलाती है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। एक और लास्ट डेफिनेशन है द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, हमें पता है कोलाइड पार्टिकल में इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर जो कोलाइड पार्टिकल हैं वो कोएगुलेट होकर कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, अपना चार्ज क्या कर देंगे, खो देंगे। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो डिस्पर्स्ड फेज के सारे चार्ज क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और चार्ज ख़त्म होने के कारण वो कोलाइड पार्टिकल कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो कोलाइड पार्टिकल के वह पीएच वैल्यू जिस पर सारी की सारी कोलाइड पार्टिकल न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, सारी की सारी डिस्पर्स्ड फेज जो है उसके चार्जेस एंड हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो पीएच वैल्यू ही क्या कहलाती है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाती है। तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी पढ़ी है, हमने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में जाना है, हमने इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के बारे में जाना है। और इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म होता है। और इस तरह 23 लेक्चर के बाद जो सरफेस केमिस्ट्री है उसका भी एंड होता है और कोलाइड का भी एंड होता है। आज के इस लेक्चर में जो भी आपको इम्पोर्टेंट ओटी टाइप क्वेश्चंस लगे उन्हें भी नोट करें, और 2 मार्क्स के जो छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स हैं उनको भी अपनी नोटबुक में नोट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।